जियोमॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सेस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। और भूकंप से पूरी धरती कंप जाती है और स्थल पर जनधन की अपार क्षति होती है। लेकिन हमारे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर हैं और वहाँ भी भूकंपीय तरंगें जाती हैं और भूकंपीय तरंगों में मुख्य रूप से P, S और L वेव होती हैं। लेकिन महासागर के जल पर इनका उतना असर नहीं होता जितना कि सुनामी का। सुनामी क्या है? सुनामी भूकंपीय तरंग नहीं है, यह भूकंप जनित तरंग है जो कि महासागरों में हलचल पैदा करती है। वैसे तो महासागरों के जल में हलचलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूकंप जनित या सुनामी, जो कि हाल के वर्षों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको IAS के सिलेबस में जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा गया, इसका भी कारण है, क्योंकि हमारे महासागर में सबसे बड़ी विपदा यही है। ओशनिक कैटास्ट्रॉफी सबसे बड़ी है। वैसे तो महासागर के जल में हलचलों में धाराएं भी होती हैं और पवनकृत लहरें होती हैं, चंद्रमा के द्वारा ज्वार होते हैं, ड्रिफ्ट, करंट, ये सब सैलिनिटी में अंतर के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती रहती हैं। लेकिन इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक कौन होती है, जिससे सबसे ज़्यादा विनाश होता है, तो वह है सुनामी। आइए हम लोग आज देखते हैं सुनामी। और सुनामी में T चुप रहता है, साइलेंट। कुछ लोग इसको टू सुनामी पढ़ देते हैं, वो गलत है। ये सुनामी प्रोनाउंसिएशन है। और सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है। क्यों जापान से ही हुई है? क्योंकि जापान में सुनामी अधिक महसूस की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यह आपदा वहाँ ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसको हम लोग अभी मैप पर समझेंगे। तो जापान के पूर्वी तट पर बहुत पत्तन हैं और पत्तनों के पास हार्बर या पोताश्रय होते हैं। पोताश्रय वह स्थान है जहाँ पर जलयान खड़े होते हैं और जब समुद्र में सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं तो खड़े हुए जलयान डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसलिए इसको टाइडल वेव्स के नाम से जापान में जाना जाता है, जबकि ये टाइडल वेव नहीं है। टाइड से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए सुनामी वेव अलग से एक चैप्टर है। तो जापान में इस तरह से सुनामी को हार्बर वेव कहा जाता है और यह बड़े पैमाने की लहरें होती हैं जो कि भूकंप जनित होती हैं। यह सेस्मिक वेव नहीं है, लेकिन सेस्मोजेनिक है, अर्थात सुनामी भूकंपीय तरंग न होकर भूकंप जनित समुद्र की लहर है या समुद्र में वेव है और इसकी स्पीड 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से होती है। बहुत तेज चलते हैं। इसका मतलब यह बहुत कैटास्ट्रॉफिक होंगी या विप्लवकारी भी होंगी और यह आधी दुनिया तक ट्रेवल कर सकती हैं। अर्थात यदि ग्लोब पर आप निगाह लगाएं तो जिस स्थान से उत्पन्न होंगी उसके पीछे तक जा सकती हैं और दोनों साइड से चलेंगी तो पीछे माने एंटीपोडल पॉइंट तक पहुंच सकती हैं। और इसकी हाइट लो होती है जहां पर ओपन ओशन होते हैं। खुले महासागर जो बहुत गहरे होते हैं वहां सुनामी की ऊंचाई कम होती है, लेकिन तट के पास जहां महासागर उथले होते हैं वहां सुनामी की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और ये विप्लवकारी हो जाती है। यह घटना याद दिलाती है कि जो मानव गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें उछाल कम होता है, लेकिन जो मानव उथली प्रकृति के होते हैं उनमें उछाल ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें बोलते हैं। वही कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे जाए। अर्थात गहरे महासागर में सुनामी की ऊंचाई कम होगी, उथले महासागर में अर्थात तटवर्ती भागों में सुनामी की ऊंचाई 30 मीटर 90 मीटर तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि तटवर्ती भागों में लोग हैं, उनका धन है और उसी को नष्ट करना है।
तो सुनामी आती हैं और अपना काम करती हैं। यहाँ पूजा हम लोग करते हैं कि आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, अंतरिक्षः शांति। कहने से शांत नहीं होगा, कुछ तो बात है कि प्रकृति अपना काम करती ही रहती है। इस तरह से ये सुनामी ओपन ओशन में, खुले महासागरों में कम ऊंची होती हैं, जबकि उथले महासागरों में इनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर या उससे भी ऊंची, जैसे 2004 में तमिलनाडु में 30 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी थी, जिन्होंने बहुत अधिक विनाश किया था। इस तरह से सुनामी, टाइडल वेव माने ज्वारीय लहरें, सुनामी भूकंप जनित होती है, सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। और टाइडल वेव चंद्रमा और सूर्य के कारण होती है, केवल वेव पवन के कारण होती है, और करंट सैलिनिटी में अंतर के कारण होती है, और ड्रिफ्ट हवाओं के कारण महासागर की धाराओं की दिशा में गति होती है। तो इन सबों में अंतर है, और सुनामी इन सब समुद्री गतियों से एकदम अलग थलग है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सुनामी की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। तो इसकी उत्पत्ति का मेन कारण तो भूकंप जनित तरंगें हैं। यह भूकंप जनित तरंग ही है। तो ये कुल मिलाकर के जो मेन कारण सेस्मोलॉजी है, लेकिन सेस्मोलॉजी के अलावा इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है सभी कारणों को। एक तो नेचुरल काजेज और दूसरा मैन इंड्यूस्ड या मानवकृत कारक। नेचुरल प्राकृतिक कारकों में जैसा हम लोगों ने देखा कि सेस्मोलॉजी या अर्थक्वेक के कारण ही सुनामी आते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया में अर्थक्वेक कहाँ आते हैं। 2 ही बेल्ट है, तो इसका भी हम वर्ल्ड के मैप पर डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे तो देखेंगे कि सुनामी सेस्मिक बेल्ट में आएंगी। शर्त है कि वहाँ पर महासागर होना चाहिए, स्थल पर ये नहीं बनेगी। दूसरा कारण है वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी कभी कभी सुनामी की घटनाएं होती हैं, जैसे आइसलैंड के पास अटलांटिक ओशन में। वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी जब मैग्मा आसानी से नहीं निकल पाता तो ज्वालामुखी जनित भूकंपीय तरंगें होती हैं, और उसके कारण महासागरों के जल में सुनामी उत्पन्न होती है। और तीसरा कारक है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। तो भूस्खलन विशेष रूप से यदि समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है और उस पहाड़ की भूमि बड़ी या छोटी खिसक कर महासागर में गिरती है तो उसके कारण भी सुनामी आती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, अभी मैप में आप देखेंगे, ग्रीनलैंड के पश्चिम में एक मैसिव बड़े आकार का भूस्खलन हुआ, जिससे पश्चिम के महासागर में सुनामी उत्पन्न हो गई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि वो सुनामी हैं रियली क्या भूकंप जनित हैं या लैंडस्लाइड भूस्खलन जनित हैं, लेकिन उनकी गति, जो भूस्खलन जनित तरंगें उत्पन्न हुई, उनकी गति सुनामी की गति और उसी की प्रकृति से मिलती है, इसलिए उसको सुनामी की कैटेगरी में रख दिया गया है। अगला है ग्लेशियल काल्विंग। ग्लेशियल काल्विंग का मतलब होता है जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पहाड़ की चोटियों से खिसक कर समुद्र में गिर जाते हैं तब। तो ऐसी घटना हिमालय पर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिमालय से खिसका हुआ ग्लेशियर पास में कोई समुद्र नहीं है, समुद्र में नहीं गिरेगा और वहाँ सुनामी या कोई लहर नहीं उत्पन्न होगी। हाँ, अब आप बूझिए कि दुनिया में कहाँ ऐसा पहाड़ है जो बर्फीला है, बर्फ आच्छादित चोटियों से ढका है और वहाँ पर बर्फ खिसकेगी तो ठीक बगल में समुद्र है। ऐसा हमेशा उच्च अक्षांशों में ही होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल के पास, और विशेष रूप से यह घटना आर्कटिक सर्किल के सहारे स्थित पर्वतों पर होगी। आज आप मैप में आर्कटिक सर्किल पर स्थित सब पर्वतों को गिन डालिएगा। ब्रुक्स रेंज और नॉर्वे और स्वीडन में स्कैंडिनेवियाई रेंज, इस तरह से वहाँ पर ग्लेशियल कार्विंग के कारण नॉर्वे के पास ये घटनाएं होती रहती हैं।
अगला है आपका मीटियोराइट। मीटियोराइट माने उल्कापात के कारण भी सुनामी से भी तीव्र लहरें उत्पन्न होती हैं, और इसको हम लोग उल्कापात में सीख चुके हैं कि ये स्थल पर भी गिरे हैं, जिसके कारण मीटियोराइटिक क्रेटर बन जाता है। लेकिन 71% भाग तो महासागर है, वहाँ पर गिरने की भी अधिक संभावना है। और एक अध्ययन के अनुसार यह दक्षिणी गोलार्ध में एक बार गिरा था बहुत पहले, और वहाँ पर 60 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, लेकिन अब उनको सुनामी ही कहा जाता है, क्योंकि उसी की प्रकृति और उतनी ही तीव्रता की थी, भले ही वह भूकंप जनित नहीं थी। अगला पॉइंट है मीटियो सुनामी ड्यू टू चेंज इन द बैरोमीट्रिक प्रेशर। मीटियो सुनामी का मतलब है मीटियो शब्द है मीटेरोलॉजी मौसम विज्ञान से, और मीटियो सुनामी माने मौसम से जनित सुनामी। तो मौसम के कारण कैसे सुनामी उत्पन्न होगी, इसमें बैरोमीट्रिक प्रेशर, जो बैरोमीटर होता है, तो बैरोमीट्रिक प्रेशर में चेंज होने के कारण भी महासागर का जल अत्यधिक गतिशील हो जाता है और उसमें सुनामी जैसी स्थिति बन जाती है। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर अचानक चेंज कब होगा, कहाँ होगा, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए उच्च अक्षांशों में 60-65 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के सहारे एक यात्रा करेंगे, जहाँ देखेंगे कि उत्तर से उत्तरी गोलार्ध में 60-65 अक्षांश पर उत्तर से ध्रुवीय शीतल पवनें आती हैं, दक्षिण से गर्म पछुआ पवनें जाती हैं। तो दोनों की गति में और दोनों के दबाव में अंतर होता है, और दबाव में अंतर के कारण दोनों के जल स्तर में भी अंतर हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सहारे बैरोमेट्रिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव में अत्यधिक अंतर के कारण वहाँ पर समुद्र में लहरें या सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है मीटियो सुनामी। इस तरह से सुनामी के ये कई रूप होते हैं, लेकिन इनमें से सुनामी का मुख्य कारण ये अर्थक्वेक है या भूकंप ही है। अब हम देखते हैं कि मानवकृत कारणों से भी सुनामी उत्पन्न होती हैं, जैसे टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन यह न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण वाला नहीं, किसी स्थल पर नहीं, चाइना का नहीं, यह टेस्ट होना चाहिए सबमरीन, आधा समुद्री। जैसे कि फ्रांस ने साउथ पैसिफिक ओशन में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक मुरुरोवा एटाल है, वहाँ पर परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण, आधा समुद्री, और उसके कारण उस मुरुरोवा एटाल में क्रैक्स डेवलप हो गए और उसके आसपास का समुद्र हलचल से प्रभावित हो गया। तो इस तरह से आज मानव सबमरीन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिसके कारण भी सुनामी और उसके साथ समुद्र में हलचलें और समुद्र में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। हम लोग सुनामी की परिभाषा सीखे और उसी के साथ हम लोगों ने देखा कि सुनामी के मुख्य कारण क्या हैं। अब आइए हम लोग सुनामी का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि विश्व में इसका वितरण क्या है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका एक टेबल है जो कि वर्ल्ड की मेजर सुनामी को दिखा रहा है, और दूसरा इसका वर्ल्ड के मैप पर डिस्ट्रीब्यूशन है। परिभाषा में हम लोगों ने सीखा था कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई। तो जापान से ही क्यों हुई, क्यों नहीं कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से, कहीं से होनी चाहिए, क्यों यहाँ से हुई? इसके पीछे भी कुछ राज है, कुछ विज्ञान है, जिसको आइए हम लोग देखते हैं। तो सुनामी का वितरण देखने से आपको लग रहा होगा कि यह अटलांटिक महासागर सुनामी से लगभग मुक्त है, केवल 2 अपवाद इसमें हैं। लेकिन यदि प्रशांत महासागर के मानचित्र पर ध्यान दें तो उसके पश्चिमी तट पर, यह प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट ही हुआ, यहाँ पर सुनामी आती है, और प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा
यहाँ पर भी सुनामी ज़्यादा आती हैं। ऐसा अगर प्रश्न पूछा गया कि सुनामी प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर अधिक आती हैं, इसका कारण बताइए, तो उत्तर सरल है, क्योंकि यहीं पर परिप्रशांत भूकंपीय पेटी है, परिप्रशांत अग्निवलय है, परिप्रशांत ट्रेंच है और परिप्रशांत डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। तो कुल मिलाकर सही उत्तर क्या हुआ कि परिप्रशांत विनाशी प्लेट किनारा। यहाँ पर विनाशी प्लेट किनारा है, यहाँ पर विनाशी प्लेट किनारा है, जिसमें क्या होता है कि आधा समुद्री टेक्टोनिक थ्रस्ट बहुत लंबे पैमाने पर डेवलप हो जाते हैं और विवर्तनिकी थ्रस्ट के डेवलप होने से, विवर्तनिकी थ्रस्ट क्या है कि समुद्री प्लेट का किनारा जब दूसरी स्तरीय प्लेट के नीचे जाता है तो उसको थ्रस्ट कहा जाता है और वहाँ पर लंबे पैमाने पर 9 स्केल पर, 8 स्केल पर, 7 स्केल पर, रिक्टर स्केल पर भूकंप आते हैं। और इतने लंबे पैमाने पर जब भूकंप आएंगे तो उसके कारण ऊंची ऊंची लहरें भी उत्पन्न होगी और ऊंची लहरें उत्पन्न होगी तो उसके कारण वहाँ पर लोग भी मारे जाएंगे। तो इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि सुनामी परिप्रशांत भूकंपीय पेटी में अधिक आते हैं तो यही मानचित्र आप दिखा देंगे। और परिप्रशांत भूकंपीय पेटी या सुनामी पेटी में भी यदि आपसे विशेष रूप से पूछा जाए तो इसको जापान के लोग अधिक महसूस करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ, ज़्यादा ऊंचाई आती हैं। क्योंकि इसी के पास में सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्रोसेस या टेक्टोनिक गतिविधि अधिक तेज है और जापान ही विश्व का एक ऐसा कंट्री है जो कि डेवलप्ड है और इसके तट पर बंदरगाह बहुत अधिक हैं। क्यों बंदरगाह हैं? क्योंकि इसकी पूरी अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों पर नहीं डिपेंड है बल्कि बाहर के संसाधनों पर, इसलिए आयात निर्यात लंबे पैमाने पर करता है और वो भी समुद्री मार्ग से। इसलिए यहाँ पर हार्बर पोर्ट ज़्यादा विकसित हैं और वहाँ पर जैसे ही सुनामी आई ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये जापान की सुनामी है, ईयर लिखा हुआ है टेबल में भी। यहाँ पर ये आपकी सुमात्रा द्वीप के वेस्ट में सुनामी आई थी 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, और इसका भी डिटेल इसमें लिखा हुआ है। इस पर आपसे अलग से हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि इससे पूरे हिंद महासागर में के जल में एक कंपन उत्पन्न हो गया था और 30-33 मीटर ऊंची लहरें उठी थी और हिंद महासागर के सभी तटीय देश, चाहे वह अफ्रीका महाद्वीप के हों, चाहे एशिया महाद्वीप के हों और चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, सब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। इंडिया में ही यहाँ तमिलनाडु राज्य में बहुत ज़्यादा जनधन की क्षति हुई थी, जिसका डेटा ये लिखा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर ये सुमात्रा के बाद जावा में भी सुनामी आई थी सन 2006 में और ये भी भूकंप जनित थी और इससे भी पूरा इंडियन ओशन प्रभावित हो गया था और इसमें तबाही मच गई थी। अब यहाँ पर क्यों भूकंप आता है और भूकंप यानी सुनामी क्यों आती है, इसको थोड़ा सा अलग से आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी व्याख्या आप क्या करेंगे कि इस समय इंडियन प्लेट उत्तर पूरब की तरफ गतिशील है और इंडियन प्लेट ओशनिक है, भारी है, और यहीं पर इंडियन प्लेट का उत्तरी पूर्वी मार्जिन है और ठीक इसके उत्तर में आपका पैसिफिक प्लेट शुरू हो जा रही है। हम लोग इसको जब ओशन की बाउंड्री बनाएंगे तो देखेंगे कि यहीं पर एक वलास रेखा है। वलास एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने एक लाइन बनाया और उसमें दोनों महासागर यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मिलने वाली वनस्पतियों और जीवों के आधार पर बांटा। तो इसी लगभग वलास लाइन के सहारे ही एक लाइन ऐसी मिलती है
जो थ्रस्ट लाइन है, अर्थात उसी के सहारे इंडियन प्लेट यहाँ पर क्षेपित हो रही है। उसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होती रहती हैं और भूकंप भी आते हैं और भूकंप जनित सुनामी भी आती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है और इनका प्रभाव सीधे भारत पर भी पड़ता है। वो चाहे भारत का तटवर्ती भाग हो, विशेष रूप से पूर्वी तट, या चाहे अंडमान निकोबार का हो। 2004 की सुनामी में निकोबार का दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो टूरिस्ट प्लेस था, वो बर्बाद हो गया था। क्यों न हो जाए, जब 30-33 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी और वो भी अच्छी गति से चलेंगी, तीव्र से चलेंगी, तो विनाश तो होगा ही। और इसी तरह से आप अगर यहाँ देख रहे हो तो ये है आपका समोआ और यहाँ पर आपका है सोलोमन आइलैंड। समोआ में एक बार सुनामी आई थी और सोलोमन आइलैंड में 2 बार। वैसे तो सुनामी घटनाएं इन भागों में बार बार होती रहती हैं, लेकिन यह लिस्ट ऐसी सुनामी की है जिसमें विनाश लंबे पैमाने पर हुआ है। तो ये आपका सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया, यहाँ 3 ज्योग्राफिकल रीजन हैं और हो सकता है कि कमीशन की इनायत की नज़र आपके ऊपर आ ही जाए, पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया क्या है, ओशिनिया क्या है। तो आज ही इसका फैसला आप कर डालिएगा, विशेष रूप से ओशिनिया के बारे में। और ओशिनिया को हम लोग डिटेल में रीजनल में सीखेंगे, लेकिन अभी ओशिनिया के 3 सब रीजन्स हैं। एक माइक्रोनेशिया, एक मेलानेशिया, एक पॉलिनेशिया। तो निर्णय लेना है कि ये समोआ कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन आप एटलस में देखिएगा तो पॉलिनेशिया के समूह में ये है। और आपका ये है सोलोमन आइलैंड। तो ये जो है सोलोमन आइलैंड मेलानेशिया के कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी 2016 में सुनामी से बहुत अधिक नुकसान हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब एक लाइन से टिके हुई है। क्यों लाइन है? नेचर क्या लाइन में रहकर काम करती है क्या? हाँ, नेचर में भी एक सिस्टम है। इसका मतलब यहीं पर एक टेक्टोनिक लाइन है, विवर्तनी की रेखा है। अर्थात यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों का मिलन है और उसके सहारे वहाँ विवर्तनी की घटनाएं होती हैं, भूकंप आते हैं और सुनामी आती है। इसी तरह से आप अगर इसमें देखें तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी भी होते हैं, भूकंप भी आते हैं, सुनामी भी होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ईस्ट पैसिफिक प्लेट, पूर्वी प्रशांत प्लेट पूरब जा रहा है और उसी के साथ ही नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट पश्चिम आ रही है। परिणाम प्रशांत प्लेट अमेरिकन प्लेट के नीचे अधोगमित या क्षेपित हो रही है, जिसके कारण यह एक भूकंपीय पेटी है और यहाँ पर भूकंप जनित सुनामी घटनाएं होती हैं। अब तक ये था कि केवल प्रशांत महासागर सुनामी से पीड़ित होता है, क्योंकि परिप्रशांत भूकंपीय या सुनामी बेल्ट है, जिसका कारण हम लोग डिस्कस किए। और यह अटलांटिक महासागर सुनामी से मुक्त है, लेकिन सचमुच सुनामी से मुक्त है। कौन सुनामी? भूकंप जनित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूकंप आएगा ही नहीं। न तो पश्चिम यूरोप, न तो पश्चिम अफ्रीका, न तो पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट या दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, इनमें से कोई भी भूकंपीय पेटी नहीं है। और भूकंपीय पेटी अगर इसमें एक है तो मिड अटलांटिक रिज, लेकिन वहाँ पर भी भूकंप कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्प्रेडिंग एक्सिस है, विस्तरणशील अक्ष है। अर्थात दरार फैली, मैग्मा निकला, अरमान पूरा हुआ तो भूकंप आने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए यह सुनामी से मुक्त है। लेकिन हर चीज़ों के अपवाद भी होते हैं।
जैसे सुनामी आइसलैंड को प्रभावित कर दी, क्यों, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाए कि आइसलैंड में सुनामी क्यों, तो आप बताएंगे कि यह मिड अटलांटिक रिज पर है और वहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। तो कभी कभी ज्वालामुखी में मैग्मा अधिक होने के कारण उसका प्रेशर किनारों पर जब पड़ता है तो उसके कारण भूकंप आते हैं और वही भूकंप जनित सुनामी है। और इसी तरह से ग्रीनलैंड के पश्चिम में भी सुनामी की रिपोर्ट मिली है, लेकिन वह सुनामी भूकंप जनित नहीं है क्योंकि यहाँ पर भूकंप की संभावना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी यह बेफिन लैंड इस ग्रीनलैंड से जुड़ा था। एक दरार है, ग्रीनलैंड एक अलग प्लेट है, लेकिन टेक्टोनिक घटनाएं इतना तेज नहीं है कि यहाँ अर्थक्वेक और सुनामी आ जाए। फिर यहाँ सुनामी क्यों आई, इसका उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर लैंडस्लाइड लार्ज स्केल पर होता है क्योंकि पश्चिमी ग्रीनलैंड में कुछ पर्वत हैं और उन पर्वतों पर कभी कभी भूस्खलन होता है, जिसके कारण 90 मीटर ऊंची सुनामी और उससे तटवर्ती बस्तियों और नगरों के नष्ट होने की रिपोर्ट मिली है। इस तरह से वर्ल्ड के मैप पर ये रही सुनामी की प्रमुख घटनाएं। अब रहा आपका यह एक चार्ट या टेबल जिसमें कि मैप के सभी प्लेसेस को यहाँ दिखाया गया है, जिसको अभी आप देख चुके, और उन प्लेसेस को तो आप नोट कर ही लीजिएगा क्योंकि वह एक आपदा का स्थान है और महासागरीय आपदा का, इसलिए आपसे अलग से उसको पूछा जा सकता है। बाकी ईयर भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि इनकी हाइट, जैसे ये सुमात्रा जिसके कारण इंडिया के प्रभावित हुआ था 33 मीटर हाइट, और वहाँ जो भूकंप आया था उसकी इंटेंसिटी थी 9.3 स्केल पर थी और उससे इतने लोग मारे गए थे। तो इस तरह से इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे यूपीएससी कुछ नए नए फैशन का भी यूज कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमें लोग कपड़े में फैशनबाजी दिखाते हैं, यूपीएससी भी दिखाता है। आगे का उसका ट्रेंड क्या होगा, ऐसे टेबल दे देगा, टेबल देकर कहेगा कि इसको आप मानचित्र में कन्वर्ट करिए, तो जिसको लोकेशन याद होगी वो तो कर देगा। अब इतना कर दिए तो कहेगा लो 2 नंबर काम है। फिर कहेगा और नंबर लेना है तो तुम इसमें जो इसकी हाइट है और जो इसका स्केल है इसमें कोरिलेशन स्थापित कर दीजिए। क्या जैसे जैसे स्केल बढ़ा है वैसे वैसे हाइट बढ़ी है या नहीं? अगर दोनों में कोई संबंध है तब तो ठीक है, कोई संबंध नहीं है तब पूछेगा 2 नंबर और लेना है क्या? अब इसके कारण की व्याख्या कर दीजिए। इसलिए बहुत एक सनातन परिपाटी चली आ रही है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है पीसीएस में, मेंस में, उसमें ये पूछा जाता है कि एक आपको टेबल दे दिया जाएगा, उस टेबल को मैप में कन्वर्ट करिए, उस टेबल को आप एक्सप्लेन करिए, उस टेबल को मैप में कन्वर्ट करिए, उस टेबल को आप एक्सप्लेन करिए और उस टेबल से आप एक डायग्राम बनाइए। और कभी कभी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस पैराग्राफ से आप एक टेबल बनाइए। इसलिए यह कला आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए, इस प्रतिज्ञा के साथ कि 1 महीने में यह कला सीखकर इसमें निपुण हो जाएंगे। इसको वैसे हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम कार्टोग्राफी करने लगेंगे तब, लेकिन अभी बस इतना ही आप प्रैक्टिस करिएगा कि क्या इस डेटा का कोई संबंध है या नहीं है। नहीं है तो सीधे कह दीजिएगा नहीं है तो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका मतलब इस स्केल पर सुनामी आई लेकिन उसकी हाइट कम थी, इसका मतलब वहाँ पर जल ज़्यादा गहरा रहा होगा या वहाँ पर स्ट्रक्चर में अर्थात आधा समुद्री संरचना में और सुनामी में कुछ संबंध जरूर रहा होगा। इसलिए आपको इतनी गहराई में घुसना होगा। दूसरी चीज़, अगर ये हाइट थी, वेव की हाइट, सुनामी वेव की हाइट, तो यह मौतें थी। तो क्या जितनी हाइट रही होगी
उतनी ज़्यादा मौतें हुई होंगी या हाइट और मौत में कोई संबंध नहीं रहा होगा। इसको पहले आप पूर्वानुमान कर लीजिए, फिर देखिए कि हाइट का मौत से भी संबंध रहा होगा। लेकिन उसमें भी एक फैक्टर काम आएगा कि हाइट अगर बहुत है लेकिन वहाँ का तट कम छिछला है, अर्थात समुद्र के तट के बाद लैंड अचानक ऊंचा हो गया है, तो मौतें कम होगी। लेकिन यदि समुद्र का तट समतल ढाल वाला, लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, विस्तृत है, जहाँ पर सघन जनसंख्या, ग्रामीण बस्तियाँ, मछुआरों की बस्तियाँ, नगर या अन्य सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, तो वहाँ पर कम ऊंचाई की लहरें ही अधिक नुकसान कर सकती हैं। इसलिए इसमें एक होमवर्क के साथ आप आज एक होमवर्क कर डालिएगा कि इसका संबंध और इसका संबंध कुछ है कि नहीं। ये आपका कार्टोग्राफी या जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसकी भी प्रैक्टिस करा देगा, जिसका एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफिकल होगा। सुनामी की मीनिंग समझने के बाद हम लोगों ने उसके कारण और उसका विश्व वितरण तथा वितरण से संबंधित एक टेबल के बारे में सीखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सुनामी का इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो निश्चित रूप से सुनामी से तबाही ही आती है, और किस तरह से इसको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक तो नेचुरल लैंडस्केप डैमेज्ड, प्राकृतिक भूदृश्य नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य, यदि तट पर कोई विकसित हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक भूदृश्य कितने नष्ट होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के इकोनॉमी, सोसाइटी पर। इसमें पहला है मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव या कच्छ या गरान वनस्पति होती है, जैसे भारत में, गुजरात में या सभी तटवर्ती प्रांतों में मिलती है, तो वो पेड़ अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं तीव्र सुनामी के कारण। और दूसरा है कोस्टल टाइडल फॉरेस्ट। तटवर्ती भागों में कुछ ज्वारीय वन होते हैं जो कि दलदलों में विकसित रहते हैं, और सुनामी के तीव्र चपेट में ये सब पेड़ उखड़कर बह जाते हैं, और इस तरह से यह प्रकृति को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसी तरह से वहाँ पर कुछ फार्म्स होते हैं जिसमें कि एग्रो, सिल्वो, एक्वा कल्चर की जाती है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। यह एक तरह से प्राकृतिक भी है और इसको मानवकृत में भी रखा जा सकता है। जैसे कि तटवर्ती भागों में कुछ वृक्ष होते हैं जिनको कि सिल्वो कल्चर कहते हैं, और उन्हीं वृक्षों के बीच में जहाँ लगातार पानी भरा रहता है, उस पानी में मछलियाँ भी मिलती हैं, और किसान उसी जल में धान की खेती भी कर लेता है। इस तरह से वहाँ पर नेचुरल लैंडस्केप होता है, जिसमें कि मत्स्य पालन भी होता है, धान की खेती भी होती है। अर्थात एक ही खेत पर उनको लकड़ी भी मिल गई जलाने के लिए चूल्हा में, और उनको सब्जी का भी सामान मिल गया, मछली, और उनको धान का चावल भी मिल गया, तो उनका पूरा भोजन या पूरी इकोनॉमी इसी पर रहती है। और ऐसे तटवर्ती कृषकों की पूरी इकोनॉमी सुनामी के एक झटके में बह जाती है। अगला हमारा पॉइंट होगा मैरीन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। जब तट पर सुनामी तीव्र गति से आती हैं तो विश्व की लगभग सभी सरकार ने मैरीन नेशनल पार्क्स और सेंचुरी बनाया है। जैसे भारतवर्ष में गुजरात मैरीन नेशनल पार्क, अंडमान में है, मालवन मैरीन नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, जिसको हम लोग डिटेल में भी सीखेंगे। तो सुनामी की चपेट में ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं, और इसका परिणाम होता है वहाँ की फसलों पर, जैसे कि राइस। तटवर्ती भागों में जहाँ चिकनी मिट्टी या जलीय मिट्टी होती है, वहाँ पर धान और नारियल की अच्छी खेती होती है। इसको आप रख सकते हैं कल्चरल में भी, लेकिन यहाँ पर भी रह सकता है, और ये दोनों फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि नारियल के बाग प्राकृतिक होते हैं और यह मानवकृत भी होते हैं।
अगला हमारा पॉइंट है कोस्टल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डैमेज्ड। तट पर कुछ समुद्र की लहरों द्वारा अपरदन और निक्षेप जनित स्थल रूपों का विकास होता है। निक्षेप जनित स्थल रूप में विशेष रूप से बीच होते हैं, और जैसा आप जानते हैं बीच में भारत के तटवर्ती बीचेज में विदेशी सैलानी बहुत आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वह क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं है कि वहाँ पर वेव आए और सूरज भी अच्छा तापमान दे, इसलिए भारत में आते हैं, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। लेकिन सुनामी की चपेट में जब वे नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं। इस तरह से उस देश को एक क्षति उठाना पड़ता है। जैसे भारतवर्ष में सन 2004 में सुमात्रा में आए भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक टूरिस्ट प्लेस था, उसको नष्ट कर दिया। अगला है डेल्टा स्केप ट्रांसफॉर्म। डेल्टा जहाँ पर आज है उसको डेल्टा स्केप कहते हैं। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वहाँ लोग बढ़ जाते हैं और वहाँ पर रिसोर्सेज के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने लगते हैं। लेकिन सुनामी के आने से डेल्टा का स्वरूप ही बदल जाता है, उसकी स्थिति, उसकी दिशा और उसकी ऊंचाई सब परिवर्तित हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बदल जाती है। अब हम देखते हैं कि सुनामी का इम्पैक्ट सांस्कृतिक भूदृश्य पर कैसे पड़ता है। तो तट पर रूरल लीनियर सेटलमेंट फिशरमैन का मिलता है। मछुआरे तट के सहारे एक रेखीय बस्ती में रेखीय स्वरूप में अपनी बस्तियों को विकसित करते हैं, जिनका दरवाज़ा समुद्र की तरफ होता है, और जब सुनामी आती है तो उनकी झोपड़ियों को हटा बहाकर नष्ट कर देती है। इस तरह से इससे अपार जन और धन की क्षति होती है। टाउनस्केप, कुछ महानगर ऐसे हैं जो कि तट के सहारे ही बसे हैं, जैसे चेन्नई, और इसी तरह से इंडिया और वर्ल्ड में आप मैप पर देखिएगा तो बहुत सारे नगर हैं। जापान के पूर्वी तट पर कई नगर हैं, तो सुनामी की चपेट में प्रभावित हो जाता है। और जहाँ पर तटवर्ती मैदान ज़्यादा चौड़ा है, जैसे भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है, तो पूर्वी तटीय मैदान पर अधिक लोग और अधिक सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास कर देते हैं। जैसे वायर स्केप, वहाँ पर बिजली के तार को पूरा ग्रिड बना दिए हैं, और इसी तरह से पाइप स्केप, पाइपलाइन बिछा देते हैं। इसी तरह से फार्म स्केप, वहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन सुनामी किसी को नहीं छोड़ती है, सब नष्ट कर देती है। अगला पॉइंट है फ्लड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस। जब सुनामी आएगी तटीय भागों पर 30 मीटर ऊंची लहरें स्थल में जाएंगी तो पूरा का पूरा जल नहीं लौट पाएगा। निश्चित रूप से तटीय मैदानों में कहीं कहीं कुछ झीलें या निम्न भूभाग होते हैं, उसमें सुनामी का जल जब भर जाता है तो उसके कारण जल स्थिर हो जाता है, और उस स्थिर स्टैग्नेटेड वाटर में जलज बीमारियां और उसके कारण तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला पॉइंट है शिप्स बोट्स डैमेज्ड। सामान्य रूप से जो पत्तनों के सहारे बड़े बड़े जलयान खड़े रहते हैं, छोटी छोटी नावें खड़ी रहती हैं, फिशिंग पोर्ट्स के सहारे मछुआरे अपने नाव को खड़ा किए रहते हैं, सुनामी किसी को नहीं छोड़ती, उलट पलट कर सब समुद्र के पेट में समा जाता है। इस तरह से सुनामी के कारण यह प्राकृतिक भूदृश्य प्रभावित होते हैं और मानवीय भूदृश्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सुनामी एक ऐसी विपदा है जो कि हम लोग झेलते रहेंगे, या सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में हमको जानने की जिज्ञासा होती है और हम उसकी जानकारी कर आने वाले पीढ़ी को, मानव समाज को इस दुर्घटना से बचा लेंगे। तो इसमें देखिए आप, सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया है और इसमें एक पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम होनोलुलु हवाई आइलैंड पर है। जैसा कि भी आप लोगों ने मैप में देखा था कि परिप्रशांत पेटी में सुनामी की घटनाएं
अधिक होती हैं। उसमें 2 देश डेवलप्ड है, एक जापान और एक यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरा एक संगठन बनाया है, पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम, कि यह सभी परिप्रशांत देशों के सिस्टम को सुनामी आने के पहले एक चेतावनी दे देगा। और इसका स्टेशन कहाँ है? होनोलुलु। होनोलुलु कहाँ पर है आपको पता होगा, यह है हवाई आइलैंड पर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। तो इससे एक आशा है कि हमको सुनामी की पूर्व सूचना मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि कुछ कंप्यूटर, इतना सेंसिटिव कंप्यूटर लगाए गए हैं कि कंप्यूटर मॉडल्स कैन प्रेडिक्ट द अराइवल ऑफ सुनामी विद इन अ फ्यू मिनट्स, कि कंप्यूटर मॉडल इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि सुनामी आने के कुछ मिनट ही पहले वह सेंस कर देगा, वह बता देगा कि सुनामी आने वाला है। तो लोग अलर्ट हो जाएंगे और वहाँ से हट सकते हैं या अपना सामान हटा सकते हैं। अगला पॉइंट है बॉटम प्रेशर सेंसर्स। कुछ हमारे महासागरों के नितल में प्रेशर सेंसर्स लगाए गए हैं। प्रेशर सेंसर्स माने कि महासागर के जल का कितना प्रेशर है महासागर के नितल पर, इसके लिए सेंसर्स हैं। क्योंकि जब सुनामी आएगी तो निश्चित रूप से समुद्र के जल में गतिशीलता उत्पन्न होगी। जैसे ही महासागर के नितल में गतिशीलता होगी, वह सेंसिटिव कंप्यूटर उसको पकड़ लेगा और उसको सबको आगाह कर देगा सुनामी आने वाली है। और इसका एक पॉइंट है, ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज कोलैबोरेट इन द सुनामी वार्निंग सिस्टम, जो कि पहला ही पॉइंट लगभग है, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि प्रशांत महासागर के सभी तटवर्ती देश, ये जो एक सिस्टम बनाया गया है उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, क्योंकि वो सब सुनामी नामक आपदा से प्रभावित हैं या उनके प्रभावित रहने की संभावना है। इस तरह से एक सहयोग से सुनामी के पूर्वानुमान पर प्रयास किया जा रहा है, और अगर इसमें सफलता मिली तो निश्चित रूप से भूकंप का भी पूर्वानुमान किया जा सकेगा। और यह दोनों घटनाएं, सुनामी और अर्थक्वेक, प्राकृतिक जनित हैं और इनसे हमारा आने वाला समाज सुरक्षित रह सकेगा। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या जहाँ पर विनाशी प्लेट किनारा है सुनामी हर जगह आएगी क्या? हम कहते हैं हाँ। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे विनाशी किनारा है, जो कि पश्चिम में जयग्रोस पर्वत से और हिंदुकुश हिमालय से होते हुए और म्यांमार तक गया है। यहाँ तो सुनामी नहीं आती। तो उनके प्रश्न में ही उनका उत्तर आप समझ जाइए, क्योंकि जिस लाइन के सहारे बता रहे हैं कि विनाशी किनारा है, सचमुच विनाशी किनारा है। अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी नहीं आती है, इसका मतलब हुआ वहाँ महासागर नहीं। इसलिए हर विनाशी किनारे के सहारे सुनामी आएगा, लेकिन वहाँ पर महासागर या जलराशि की उपस्थिति आवश्यक है। इस तरह से ये रहा सुनामी की परिभाषा, सुनामी के कारण और सुनामी का वितरण विश्व में, और सुनामी से संबंधित जो विनाश होता है और उसके नियंत्रण के उपाय।